गर्मी में सब्जी के खेत में एक चारपाई पर पूरा ससुराल। मैंने तेरे लिए हर जगह रिश्ते की बात की है। काश तेरे पिता जीवित होते तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य कैसे चमकेगा और उसकी शादी किसी अच्छे घर में कैसे होगी। माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? जहाँ मेरी शादी होनी होगी वहीं हो जाएगी। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं ना मेरे पास। आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं। हाँ बेटी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ और मैंने पंडित जी से भी कहा था। वे बस कुछ ही देर में आते होंगे क्योंकि उन्होंने आज यहाँ आने का वादा किया था। वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पंडित जी का आगमन हो जाता है। अरे पंडित जी, आइए आइए, हम बस आप ही की बात कर रहे थे। रेखा, मैं तुम्हारे लिए खुश खबरी लेकर आया हूँ भाई। मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़के वाले पड़ोस के गांव के ही रहने वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उनके पास बड़ा घर है, पैसा है और बहुत जमीन जायदाद भी है। तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। क्या सच में आप मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं? अरे हाँ बिल्कुल। तुम परेशान थी और वैसे भी यह बच्ची बिना पिता की है। मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी सप्ताह अपनी बेटी का विवाह कर दो और उन लोगों को दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं। पंडित जी की बात सुनकर रेखा मन ही मन सोचने लगती है। पंडित जी कह रहे हैं तो रिश्ता अच्छा ही होगा। वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है और इसके पिता के गुजर जाने के बाद हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं तो शादी में इसे कुछ दे भी नहीं पाती। ये अच्छा मौका है। अरे रेखा, किस सोच में डूब गई? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी की गारंटी लेता हूँ। वह बहुत खुश रहेगी। तुम बस विवाह की तैयारी करो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं कुछ और नहीं, बस यही सोच रही थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अगले सप्ताह अपनी बेटी के विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले हफ्ते वर्षा का विवाह मोहन से संपन्न हो जाता है और वर्षा विदा होकर अपनी ससुराल आती है, जहाँ उसका भरा पूरा ससुराल होता है। अरे बड़ी भाभी, देखिए छोटी भाभी कितनी सुंदर है ना। हाँ सुंदर तो है, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। देखो मैं कितनी गोरी हूँ और वर्षा का रंग थोड़ा दबा हुआ है। नहीं नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो ढेर सारा मेकअप थोप रखा है, पर भाभी का सौंदर्य तो प्राकृतिक है। नई दुल्हन होने के कारण वो और भी सुंदर लग रही हैं। तो चुप कर, बहुत चपड़ चपड़ करने लगी है। चल यहाँ से और अपनी नई नवेली भाभी के लिए चाय बना कर ला। बेचारी बहुत थक गई होगी। डॉली वहाँ से चली जाती है, जबकि वर्षा की जेठानी वर्षा से हंसते हुए कहती है, देखो मैं थोड़ी मुंहफट किस्म की हूँ, जो सच होता है वही बोलती हूँ और दिल में कुछ नहीं रखती। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप वाकई में मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। चलो अब तुम भी मानती हो ना कि मैं सुंदर हूँ। खैर अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में डॉली तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी। जेठानी कमरे से चली जाती है। वर्षा एक लंबी सांस लेकर अपना घूंघट उठाते हुए खुद से कहती है, बस अब जल्दी से रात हो जाए ताकि मैं सो सकूं। मैं बहुत थक गई हूँ। वाकई शादी की रस्में इतनी थका देने वाली होती हैं, यह मुझे आज समझ आया। दुल्हन का क्या हाल होता है यह अब पता चला। बस जल्द से जल्द रात हो और मैं अपने कमरे में जाकर सोऊं। वर्षा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी डॉली चाय लेकर आई और बोली, भाभी ये लीजिए चाय। वैसे आप कौन से सपनों में खोई हुई हैं? लगता है आपको बहुत नींद आ रही है। हाँ सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, लेकिन अभी आपको सोना नहीं है। जब रात हो जाएगी तब आराम से सोइएगा, तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
डॉली वहां से चली जाती है और वर्षा किसी तरह बैठे बैठे अपना दिन गुजारती है। हे भगवान, मेरी तो बैठे बैठे कमर दर्द करने लगी। पता नहीं रात कब होगी और मैं कब चैन से अपने कमरे में जाकर सोऊंगी। परेशानी में सोचते सोचते आखिर रात हो गई। तभी उसकी सास वहां आई। अरे डॉली, दीपाली, कहाँ हो तुम दोनों? नई बहू को लेकर जाओ, अब उसके आराम करने का समय हो गया है। हाँ माँ, बस हम अभी भाभी को लेकर जाते हैं। चलिए छोटी भाभी। वर्षा उनके साथ चलने लगती है, लेकिन जब वे घर से बाहर निकलने लगते हैं तो वर्षा ठिठक जाती है। अरे डॉली भाभी, तुम मुझे घर के बाहर क्यों ले जा रही हो? कमरा तो अंदर की तरफ है ना? नहीं भाभी, असल में कमरा इस तरफ है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए वर्षा को सब्जियों के खेत में ले जाते हैं। डॉली भाभी, आप दोनों मुझे इस खेत में क्यों लेकर आई हैं? भला यहाँ क्या है? अब तो रात भी हो गई है और मुझे नींद आ रही है। आप मुझे अपने सब्जियों के खेत में क्यों घुमा रही हैं? अंधेरे में यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। ओह मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हें यहाँ घुमाने नहीं लाई हूँ, बल्कि ये आराम करने के लिए लाई हूँ। हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं और यहीं खाते पीते हैं। क्या? यह आप क्या कह रही हैं? सब्जियों के खेत में चारपाई लगाकर सोती हैं? हाँ हाँ, और क्या, यही तो हमारा घर है और यहाँ हमारा सब कुछ है। क्या? अगर आप लोग यहाँ रहती हैं, तो फिर वह आलीशान घर किसका था? अरे बहन, क्या बताऊं, वो घर हमारा नहीं बल्कि सेठ जी का है। वो तो हमने बस कुछ घंटों के लिए तुम्हारे स्वागत के लिए किराए पर लिया था। असल में तो हम यहाँ रहते हैं। ये सुनकर वर्षा दंग रह जाती है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब पंडित जी, इन लोगों ने जो भी बताया वह सब झूठ था। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वर्षा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति मोहन वहां आता है। वर्षा, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि आप सबने तो पंडित जी से कहा था कि आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है और आप बड़े जमींदार हैं, लेकिन यहाँ तो आप लोग सब्जियों के खेत में सोते हैं। हाँ वर्षा, मैं बहुत गरीब हूँ। हमने पंडित जी से झूठ बोला क्योंकि मेरी गरीबी के कारण मेरा विवाह नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने वो घर किराए पर लिया और पंडित जी को बताया कि वो घर और खेत हमारे हैं ताकि मेरी शादी हो सके। इसका मतलब सबने मुझसे झूठ बोला? देखो वर्षा, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम भी तो किसी बहुत अमीर घर से नहीं आई हो। तुम भी तो एक छोटे से घर में रहती थी। बस फर्क इतना है कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, लेकिन ये सब्जियों का खेत मेरा है। यकीन करो, ये पूरा खेत मेरा ही है। अगर यह खेत आपका है तो आपने इस पर घर क्यों नहीं बनवाया? हम सब रहेंगे कहाँ? अरे इसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ बहुत आराम मिलता है। ठंडी ठंडी हवा आती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तुम कोशिश तो करो। तुम्हें अभी आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम घबरा रही हो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सब सो जाते हैं। वर्षा उन सबके बीच चारपाई पर लेटी हुई मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? सब्जियों के खेत में सो रहे हैं, वो भी चारपाई लगाकर। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं भले ही गरीब थी, लेकिन अपने घर में कम से कम 4 दीवारी के कमरे में तो सोती थी, और यहाँ तो सब के सब एक साथ खुले में सो रहे हैं। वर्षा अभी परेशानी में बड़बड़ा रही थी कि तभी मोहन नींद में बोलता है, अरे वर्षा, अब सो जाओ। सुबह मुझे खेतों में काम करना है। देखो पहली दफा इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब सोने की कोशिश करो, आंखें बंद करोगी तभी तो नींद आएगी। मुझे इस खुले आसमान के नीचे नींद नहीं आ रही है। मोहन, मुझे घर में सोना है, मुझे कमरा चाहिए।
अब कमरा मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? जब हमारे पास घर है ही नहीं तो कमरा कहाँ से आएगा? चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मोहन ये कहकर सो जाता है। तभी अचानक उसकी जेठानी की आंख खुलती है और वो कहती है, अरे देवरानी जी, आप सो भी जाइए। क्या रात भर तारे गिनने का इरादा है क्या? भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? लगता है तारे गिन गिन करके ही रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं तो चली सोने। सब सो जाते हैं और वर्षा रात भर जागती रहती है और आसमान के तारों को देखती रहती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। अरे ये क्या बहू, एक रात की दुल्हन और ये हाल है तुम्हारा? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? माँ जी, लगता है छोटी बहू ने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। मैंने कल इससे कहा था कि रात भर तारे गिनिए। लगता है इन्होंने वही काम किया है। दीपाली हंसने लगती है जबकि वर्षा बेबसी और परेशानी से उसे देखती रह जाती है। मैं और क्या करती? जब चारपाई पर नींद ही नहीं आएगी तो तारे ही गिनूंगी ना। मुझे सच में यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटी, 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है पर फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे इसकी आदत कभी नहीं होगी। मैं गरीब जरूर थी पर इतनी भी नहीं कि कभी घर छोड़कर खेतों में सोना पड़े। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वर्षा गुस्से में अपनी बात कह ही रही थी कि तभी वहां मोहन आ गया। तुम ये क्या कह रही हो वर्षा? माना कि मैंने झूठ बोला, पर अब तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। या तो मुझे किसी पक्के घर में रखो वरना मुझे वापस जाने दो। एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारा दिल लग जाए। देखो वर्षा, अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक पक्का घर बनवा दूंगा। मोहन की बात सुनकर वर्षा कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा क्योंकि मैं इस तरह पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकती। उस रात वर्षा फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। फिर इसी तरह कई रातें बीत जाती हैं। लगातार नींद पूरी ना होने के कारण एक दिन वर्षा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे भाभी, भाभी आप तो बेहोश होकर गिर गई। भैया कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। मोहन उसे डॉक्टर वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। जब वो वर्षा की जांच करते हैं उसके बाद वो कहते हैं, मोहन, तुम्हारी पत्नी की हालत इसलिए खराब हुई है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जब इंसान सो नहीं पाता तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। तुम कोशिश करो कि यह अपनी नींद पूरी करे, वरना यह बीमारी कोई और रंग भी ले सकती है। मोहन वैद्य जी की बात सुनकर घर आता है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा, बहू को क्या हो गया? क्या वो बहुत कमजोर है? कुछ खाती पीती नहीं है इसीलिए बेहोश हो गई है क्या? नहीं माँ, असल में वैद्य जी ने कहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। रातों को न सो पाने की वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब हुई है। मोहन अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताता है। तब दीपाली कहती है, अब ऐसा भी क्या है कि नींद ही पूरी नहीं हो रही? ये तो सरासर नखरेबाजी है। मुझे देखो, जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी ना, तब मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं भी तो यही रहती हूँ। मैंने भी तो सब कहा, फिर भी मैं बीमार क्यों नहीं पड़ी? मैं तो कहती हूँ ये सब नई दुल्हन के नाटक और ड्रामे हैं। अभी जेठानी की बात सुनकर वर्षा हैरान रह जाती है और कहती है, भाभी, आपको ये ड्रामा लग रहा है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के इस माहौल में ढल जाऊं। शाबाश बेटी, तुम चिंता मत करो। 1-2 दिन की बात है, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम कोशिश करोगी तो तुम्हें यहाँ सब अच्छा लगने लगेगा। सब लोग वर्षा का बहुत ख्याल रखते हैं। जब सब चले जाते हैं तब वर्षा चारपाई पर लेटी हुई सोचने लगती है। शायद सब ठीक कह रहे हैं। ये लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं।
भले ही ये गरीब हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, मुझे एक कोशिश और करनी होगी। वो सोने की कोशिश करती है और कई रातों की थकान उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार उसे गहरी नींद आ जाती है और सुबह उसकी आंख खुलती है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद से कहती है, मैं कई दिनों से सोई नहीं थी, इसीलिए आज नींद आ गई है। वैसे वह कहावत सच ही है कि अगर नींद गहरी हो तो सूली पर भी आ जाती है। पर मैं भी सबके साथ खेतों पर काम करूंगी। यही सोचकर वो खेत के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां उसके परिवार के सभी सदस्य खेती बाड़ी कर रहे थे। अरे बहू, तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। माँ जी, असल में मैं अब ठीक हूँ। अब तो मेरे विवाह को भी कई दिन बीत चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं भी खेतों पर आप लोगों का हाथ बटाऊं। क्या सच में तुम वाकई हमारे खेत में काम करोगी? माँ जी, क्या आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझती? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होगी। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सब्जियाँ कैसे बोई जाती है और उन्हें कैसे तोड़ना है। परिवार के सभी लोग बड़े प्रेम से उसे काम सिखाने लगते हैं। तभी वहाँ गांव की दो औरतें आती हैं, जिन्हें देखकर वो बातें करने लगती हैं। अरे देखो, इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये अभी 4 दिन की दुल्हन है। कैसे लोग हैं ये! एक तो नई दुल्हन को घर के बजाय खेत में ले आए और ऊपर से मजदूरी भी करवा रहे हैं। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, बेचारी के नसीब ही फूट गए। दिखने में तो बड़ी सुंदर है, पर किस्मत देखो। हाँ भाई, इनके पास रहने को घर तो है नहीं। ऐसे गरीब लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए जब खुद को रहने की जगह न हो। खैर, बेचारी दुल्हन। वे दोनों औरतें अपनी बातें कहकर वहाँ से चली जाती हैं, जबकि वर्षा उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती। बेटी, मैं जवाब क्या देती? उन्होंने सच ही तो कहा था कि हमारे पास घर नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब हमारे पास थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, उन्हें कहने दीजिए जो वे कहती हैं। मैं हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे घर के हालात बदलें। फिर सब मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत करने लगे। एक दिन वर्षा ने मोहन से कहा, मोहन, आप रोज इतनी मेहनत से खेत में सब्जियां उगाते हैं, पर हमारी आमदनी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? वर्षा, मैं सालों से यही कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि कामयाबी हाथ क्यों नहीं आती। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जब तुमने मेरी बात मानकर यहाँ रहना स्वीकार किया तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा। ठीक है, आप इन सब्जियों को गांव में बेचने की बजाय शहर ले जाकर बेचिए। शहर के लोगों को खेत की ताजा सब्जियां मिलेंगी और हमें उनकी सही कीमत मिलेगी, जिससे आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गांव में तो हर किसी के पास अपने खेत हैं, इसीलिए लोग सब्जियां खरीदते नहीं हैं और मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। अगले दिन मोहन अपने पिता और भाई के साथ सब्जियां बेचने शहर गया और वहाँ वाकई उनकी बहुत अच्छी कमाई हुई। अरे वाह मोहन, देखो आज हमारी कितनी कमाई हुई है। पर ये बताओ कि तुम्हें शहर जाकर सब्जी बेचने का विचार किसने दिया? मोहन ने अपने भाई और पिता को वर्षा की पूरी योजना बताई। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। अरे वाह, हमारी नई बहू तो वाकई बहुत समझदार है। चलो अच्छा हुआ, किसी के आने से हमारे घर का भाग्य तो जागा। इसी तरह दिन बीतते गए। वो गांव में खेती करते, शहर में सब्जियां बेचते। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया। वर्षा, तुमने मुझे बहुत सही रास्ता दिखाया। अगर तुम ना होती तो मैं कभी इतना सफल नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप और मेरा ससुराल आगे बढ़े, ताकि कोई भी आपको ताने न मार सके। तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए इसी खेत में एक बड़ा सा घर बनवा दूं। नहीं वर्षा, तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए घर भी नहीं बनवा सकता? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ।
आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप खेत में घर बनवा देंगे तो हम खेती कहाँ करेंगे? और खेती नहीं होगी तो सब्जियां कहाँ से आएंगी? इसलिए रहने दीजिए, हम इस चारपाई पे गुजारा कर लेंगे। अब तो मुझे इसकी आदत भी हो गई है। तभी वहाँ मोहन के पिता बोले, मोहन, मैंने फैसला किया है, वर्षा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने हमारे परिवार के लिए जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, तुम उस पर एक छोटा सा घर बनवा लो और जिसका जहां मन करेगा वो वहां सो जाएगा। मोहन ने अपने पिता की बात मानकर उस जमीन पर एक सुंदर सा घर बनवाया जिसमें सबके लिए अलग अलग कमरे थे। बच्चों, आज से तुम लोगों का जहां दिल करे वहां सो जाना, लेकिन मैं तो अपनी इसी पुश्तैनी चारपाई पर सोऊंगा, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। पिताजी, अगर आप बाहर सोएंगे तो हम भी आपके साथ ही सोएंगे। अब उनके पास अपना घर भी था, सुख सुविधाएं भी थी, लेकिन फिर भी वे सब अपनी जड़ों से जुड़े रहे और मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गर्मी में सब्जी के खेत में एक चारपाई पर पूरा ससुराल। मैंने तेरे लिए हर जगह रिश्ते की बात की है। काश तेरे पिता जीवित होते तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य कैसे चमकेगा और उसकी शादी किसी अच्छे घर में कैसे होगी। माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? जहाँ मेरी शादी होनी होगी वहीं हो जाएगी। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना मेरे पास। आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं। हाँ बेटी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ और मैंने पंडित जी से भी कहा था, वे बस कुछ ही देर में आते होंगे, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ आने का वादा किया था। वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पंडित जी का आगमन हो जाता है। अरे पंडित जी, आइए आइए, हम बस आप ही की बात कर रहे थे। रेखा, मैं तुम्हारे लिए खुश खबरी लेकर आया हूँ भाई। मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़के वाले पड़ोस के गांव के ही रहने वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उनके पास बड़ा घर है, पैसा है और बहुत जमीन जायदाद भी है। तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। क्या सच में आप मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं? अरे हाँ बिल्कुल, तुम परेशान थी और वैसे भी यह बच्ची बिना पिता की है। मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी सप्ताह अपनी बेटी का विवाह कर दो और उन लोगों को दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं। पंडित जी की बात सुनकर रेखा मन ही मन सोचने लगती है, पंडित जी कह रहे हैं तो रिश्ता अच्छा ही होगा। वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है और इसके पिता के गुजर जाने के बाद हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं तो शादी में इसे कुछ दे भी नहीं पाती। ये अच्छा मौका है। अरे रेखा, किस सोच में डूब गई? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी की गारंटी लेता हूँ, वह बहुत खुश रहेगी। तुम बस विवाह की तैयारी करो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं कुछ और नहीं, बस यही सोच रही थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अगले सप्ताह अपनी बेटी के विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले हफ्ते वर्षा का विवाह मोहन से संपन्न हो जाता है और वर्षा विदा होकर अपनी ससुराल आती है, जहाँ उसका भरा पूरा ससुराल होता है। अरे बड़ी भाभी देखिए, छोटी भाभी कितनी सुंदर है ना। हाँ सुंदर तो है, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। देखो मैं कितनी गोरी हूँ और वर्षा का रंग थोड़ा दबा हुआ है। नहीं नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो ढेर सारा मेकअप थोप रखा है, पर भाभी का सौंदर्य तो प्राकृतिक है। नई दुल्हन होने के कारण वो और भी सुंदर लग रही हैं। तो चुप कर, बहुत चपट चपट करने लगी है। चल यहाँ से और अपनी नई नवेली भाभी के लिए चाय बना कर ला, बेचारी बहुत थक गई होगी। डॉली वहाँ से चली जाती है, जबकि वर्षा की जेठानी वर्षा से हंसते हुए कहती है,
देखो, मैं थोड़ी मुंहफट किस्म की हूँ, जो सच होता है वही बोलती हूँ और दिल में कुछ नहीं रखती। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप वाकई में मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। चलो, अब तुम भी मानती हो ना कि मैं सुंदर हूँ। खैर, अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में डॉली तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी। जेठानी कमरे से चली जाती है। वर्षा एक लंबी सांस लेकर अपना घूंघट उठाते हुए खुद से कहती है, बस अब जल्दी से रात हो जाए ताकि मैं सो सकूं। मैं बहुत थक गई हूँ। वाकई शादी की रस्में इतनी थका देने वाली होती हैं, यह मुझे आज समझ आया। दुल्हन का क्या हाल होता है यह अब पता चला। बस जल्द से जल्द रात हो और मैं अपने कमरे में जाकर सोऊं। वर्षा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी डॉली चाय लेकर आई और बोली, भाभी ये लीजिए चाय। वैसे आप कौन से सपनों में खोई हुई हैं? लगता है आपको बहुत नींद आ रही है। हाँ, सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, लेकिन अभी आपको सोना नहीं है। जब रात हो जाएगी तब आराम से सोइएगा, तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। डॉली वहाँ से चली जाती है और वर्षा किसी तरह बैठे बैठे अपना दिन गुजारती है। हे भगवान, मेरी तो बैठे बैठे कमर दर्द करने लगी। पता नहीं रात कब होगी और मैं कब चैन से अपने कमरे में जाकर सोऊंगी। परेशानी में सोचते सोचते आखिर रात हो गई। तभी उसकी सास वहाँ आई। अरे डॉली, दीपाली, कहाँ हो तुम दोनों? नई बहू को लेकर जाओ, अब उसके आराम करने का समय हो गया है। हाँ माँ, बस हम अभी भाभी को लेकर जाते हैं। चलिए छोटी भाभी। वर्षा उनके साथ चलने लगती है, लेकिन जब वे घर से बाहर निकलने लगते हैं तो वर्षा ठिठक जाती है। अरे डॉली भाभी, तुम मुझे घर के बाहर क्यों ले जा रही हो? कमरा तो अंदर की तरफ है ना? नहीं भाभी, असल में कमरा इस तरफ है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए वर्षा को सब्जियों के खेत में ले जाते हैं। डॉली भाभी, आप दोनों मुझे इस खेत में क्यों लेकर आई हैं? भला यहाँ क्या है? अब तो रात भी हो गई है और मुझे नींद आ रही है। आप मुझे अपने सब्जियों के खेत में क्यों घुमा रही हैं? अंधेरे में यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। ओह मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हें यहाँ घुमाने नहीं लाई हूँ, बल्कि ये आराम करने के लिए लाई हूँ। हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं और यहीं खाते पीते हैं। क्या? यह आप क्या कह रही हैं? सब्जियों के खेत में चारपाई लगाकर सोती हैं? हाँ हाँ, और क्या, यही तो हमारा घर है और यहाँ हमारा सब कुछ है। क्या? अगर आप लोग यहाँ रहती हैं, तो फिर वह आलीशान घर किसका था? अरे बहन, क्या बताऊं, वो घर हमारा नहीं बल्कि सेठ जी का है। वो तो हमने बस कुछ घंटों के लिए तुम्हारे स्वागत के लिए किराए पर लिया था। असल में तो हम यहाँ रहते हैं। ये सुनकर वर्षा दंग रह जाती है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब पंडित जी, इन लोगों ने जो भी बताया वह सब झूठ था। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वर्षा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति मोहन वहाँ आता है। वर्षा, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि आप सबने तो पंडित जी से कहा था कि आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है और आप बड़े जमींदार हैं, लेकिन यहाँ तो आप लोग सब्जियों के खेत में सोते हैं। हाँ वर्षा, मैं बहुत गरीब हूँ। हमने पंडित जी से झूठ बोला क्योंकि मेरी गरीबी के कारण मेरा विवाह नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने वो घर किराए पर लिया और पंडित जी को बताया कि वो घर और खेत हमारे हैं ताकि मेरी शादी हो सके। इसका मतलब सबने मुझसे झूठ बोला? देखो वर्षा, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम भी तो किसी बहुत अमीर घर से नहीं आई हो। तुम भी तो एक छोटे से घर में रहती थी। बस फर्क इतना है कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, लेकिन ये सब्जियों का खेत मेरा है। यकीन करो, ये पूरा खेत मेरा ही है।
अगर यह खेत आपका है तो आपने इस पर घर क्यों नहीं बनवाया? हम सब रहेंगे कहाँ? अरे इसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ बहुत आराम मिलता है। ठंडी ठंडी हवा आती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तुम कोशिश तो करो, तुम्हें अभी आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम घबरा रही हो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सब सो जाते हैं। वर्षा उन सबके बीच चारपाई पर लेटी हुई मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? सब्जियों के खेत पे सो रहे हैं, वो भी चारपाई लगाकर। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं भले ही गरीब थी, लेकिन अपने घर में कम से कम 4 दीवारी के कमरे में तो सोती थी, और यहाँ तो सब के सब एक साथ खुले में सो रहे हैं। वर्षा अभी परेशानी में बड़बड़ा रही थी कि तभी मोहन नींद में बोलता है, अरे वर्षा अब सो जाओ, सुबह मुझे खेतों में काम करना है। देखो पहली दफा है इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब सोने की कोशिश करो, आंखें बंद करोगी तभी तो नींद आएगी। मुझे इस खुले आसमान के नीचे नींद नहीं आ रही है। मोहन, मुझे घर में सोना है, मुझे कमरा चाहिए। अब कमरा मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? जब हमारे पास घर है ही नहीं तो कमरा कहाँ से आएगा? चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मोहन ये कहकर सो जाता है। तभी अचानक उसकी जेठानी की आंख खुलती है और वो कहती है, अरे देवरानी जी, आप सो भी जाइए। क्या रात भर तारे गिनने का इरादा है क्या? भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? लगता है तारे गिन गिन करके ही रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो चली सोने। सब सो जाते हैं और वर्षा रात भर जागती रहती है और आसमान के तारों को देखती रहती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। अरे ये क्या बहू, एक रात की दुल्हन और ये हाल है तुम्हारा? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? माँ जी, लगता है छोटी बहू ने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। मैंने कल इससे कहा था कि रात भर तारे गिनिए, लगता है इन्होंने वही काम किया है। दीपाली हंसने लगती है, जबकि वर्षा बेबसी और परेशानी से उसे देखती रह जाती है। मैं और क्या करती? जब चारपाई पर नींद ही नहीं आएगी तो तारे ही गिनूंगी ना। मुझे सच में यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटी, 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, पर फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे इसकी आदत कभी नहीं होगी। मैं गरीब जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि कभी घर छोड़कर खेतों में सोना पड़े। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वर्षा गुस्से में अपनी बात कह ही रही थी कि तभी वहाँ मोहन आ गया। तुम ये क्या कह रही हो वर्षा? माना कि मैंने झूठ बोला, पर अब तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। या तो मुझे किसी पक्के घर में रखो, वरना मुझे वापस जाने दो। एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारा दिल लग जाए। देखो वर्षा, अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक पक्का घर बनवा दूंगा। मोहन की बात सुनकर वर्षा कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, क्योंकि मैं इस तरह पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकती। उस रात वर्षा फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। फिर इसी तरह कई रातें बीत जाती हैं। लगातार नींद पूरी ना होने के कारण एक दिन वर्षा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे भाभी, भाभी आप तो बेहोश होकर गिर गई। भैया कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। मोहन उसे डॉक्टर वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। जब वो वर्षा की जांच करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, मोहन, तुम्हारी पत्नी की हालत इसलिए खराब हुई है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जब इंसान सो नहीं पाता तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। तुम कोशिश करो कि यह अपनी नींद पूरी करे, वरना यह बीमारी कोई और रंग भी ले सकती है। मोहन वैद्य जी की बात सुनकर घर आता है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा, बहू को क्या हो गया? क्या वो बहुत कमजोर है?
कुछ खाती पीती नहीं है, इसीलिए बेहोश हो गई है क्या? नहीं माँ, असल में वैद्य जी ने कहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। रातों को न सो पाने की वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब हुई है। मोहन अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताता है। तब दीपाली कहती है, अब ऐसा भी क्या है कि नींद ही पूरी नहीं हो रही? ये तो सरासर नखरेबाजी है। मुझे देखो, जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी ना, तब मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं भी तो यही रहती हूँ। मैंने भी तो सब कहा, फिर भी मैं बीमार क्यों नहीं पड़ी? मैं तो कहती हूँ ये सब नई दुल्हन के नाटक और ड्रामे हैं। अभी जेठानी की बात सुनकर वर्षा हैरान रह जाती है और कहती है, भाभी, आपको ये ड्रामा लग रहा है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के इस माहौल में ढल जाऊं। शाबाश बेटी, तुम चिंता मत करो। 1-2 दिन की बात है, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम कोशिश करोगी तो तुम्हें यहाँ सब अच्छा लगने लगेगा। सब लोग वर्षा का बहुत ख्याल रखते हैं। जब सब चले जाते हैं तब वर्षा चारपाई पर लेटी हुई सोचने लगती है। शायद सब ठीक कह रहे हैं। ये लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। भले ही ये गरीब हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, मुझे एक कोशिश और करनी